नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली भारत ने अभी तक का सबसे ज्यादा डीजल यूरोप को बेचा है। अब आप कहोगे ये कैसे हो गया? भारत तो ऑयल को इंपोर्ट करता है ना, भारत तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है, तो फिर भारत डीजल कैसे एक्सपोर्ट कर सकता है? यूरोप को ही क्यों कर रहा है? लैटिन अमेरिका में क्या हुआ है? इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PDF सब कुछ आपको मिल जाती है। इसके अलावा यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बढ़ना है। दिल्ली और करोलबाग के अंदर हमारे टीचर स्थित हैं, क्योंकि हम अनअकैडमी ने अभी अपना ऑफलाइन सेंटर खोल दिया है दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर, जहां पर कंप्रिहेंसिव तैयारी आप लोगों की यूपीएससी CSE की हमारे टॉप एजुकेटर कराएंगे, जहां पर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी आप लोगों के लिए कराई जाएगी। अगर आप 2024 के बच्चे हो तो आप लोगों के लिए सीसेट का क्रैश कोर्स और प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप 2025 के बच्चे हो तो आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको मेंस की तैयारी करना है तो मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है, उसके साथ में ऑप्शनल के कोर्सेज भी अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो ऑफलाइन मार्केट में सबसे सस्ते रेट में सबसे बेहतरीन क्वालिटी अनअकैडमी लेके आया है। आप चाहते हो इन बैचेस के बारे में जानना, इन कोर्सेज के बारे में जानना, तो नीचे कमेंट में सबसे पहली लिंक में काउंसलिंग फॉर्म दिया होगा, उस काउंसलिंग फॉर्म को खोलना, उसको फिल आउट कर देना, कोड में SRC10 डालना, वो मेरा कोड है। उसके बाद हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपको पूरी तरीके से आपकी प्रिपरेशन के लिए गाइड कर देगी कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो करना है। इट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उस काउंसलिंग फॉर्म को भरने के बाद आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लो, आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में आप लोगों को 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, साथ में आपको फ्री डेमो क्लासेस मिलेंगी। तो नीचे वो जो काउंसलिंग फॉर्म है उसको फिल आउट जरूर से कर देना। समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, भारत भारी मात्रा में इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, भारत थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। पर हम लोग जो गाड़ी में डालते हैं ना डायरेक्ट, वो क्रूड ऑयल नहीं है। मतलब ये जो क्रूड ऑयल है ना, उससे कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे नेफ्था, केरोसिन, जेट फ्यूल, डीजल, हेवी गैस ऑयल, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जिन प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये सब कैसे बने हैं? क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल को डिस्टिलेट किया जाता है और उसके बाद में ये सारे प्रोडक्ट बनते हुए दिखाई देते हैं। भारत इसका बहुत इंपोर्ट करता है। क्रूड ऑयल का इंपोर्ट, भारत का जो टोटल डिमांड भारत में क्रिएट होती है उसका 85% हम लोग इंपोर्ट करते हैं और उससे हम लोग ये सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी की बात करूं तो आज के समय पर भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी लगभग 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन की है। मतलब भारत इतना ज्यादा रिफाइनिंग कैपेसिटी रखता है और ये रिफाइनिंग कैपेसिटी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, जो आप इस ग्राफ के अंदर क्लियरली देख सकते हो। और ये आज से नहीं है, ये पिछले 5 सालों से हो रहा है, जिसके कारण से भारत भारी मात्रा में जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाता है और उन्हीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बाहर के देशों के अंदर एक्सपोर्ट करता है। हालांकि सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं होते हैं, क्योंकि भारत की खुद की कंजप्शन कैपेसिटी भी ज्यादा है। पर आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि भारत जो इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल का, वो है 4.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन। इतनी भारत की डिमांड नहीं है अंदर। ऐसी कंडीशन में इस पेट्रोलियम से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें से कुछ प्रोडक्ट भारत के अंदर ही कंज्यूम किए जाते हैं। अधिकतर जो प्रोडक्ट भारत के अंदर कंज्यूम किए जाते हैं उनको सप्लाई करती है पब्लिक सेक्टर कंपनी, वहीं प्राइवेट सेक्टर कंपनी अधिकतर एक्सपोर्ट के अंदर लगी हुई है। इसके अंदर कोई ऐसा कन्वेंशन नहीं है कि ONGC है तो वो भारत में ही बेचेगी, रिलायंस है तो वो बाहर ही बेचेगी, ऐसा नहीं है। बट उसके बावजूद जनरली ऐसा ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिलता है कि प्राइवेट कंपनियां जनरली एक्सपोर्ट के ऊपर ओरिएंटेड रहती है और पब्लिक सेक्टर कंपनियां जो हैं वो भारत के अंदर सप्लाई करती हैं। जनरली ऐसा देखा गया है। अब यहां पर देखना कि मैं अगर प्राइवेट कंपनी में रिलायंस इंडस्ट्री की बात करूं तो रिलायंस इंडस्ट्री की बहुत अच्छी होल्ड है अर्जेंटीना के मार्केट में, और भारत के अंदर जो क्रूड ऑयल आता है उसको रिफाइन करके ये वहां पर भेजते हैं कई सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, खास रूप से डीजल को। अब अगर मैं डीजल की बात करूं तो डीजल को 2022 के अंदर हम लोगों ने यूरोप में बेचा था, खूब बेचा, लगभग 83,608 बैरल प्रतिदिन हम लोग यूरोप को बेच रहे थे। ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, यहां पर रिलायंस इंडस्ट्री
की अच्छी होल्ड थी, जिसके कारण से 60,000 बैरल प्रतिदिन हम इन देशों के अंदर भी एक्सपोर्ट कर रहे थे। पर अभी रिसेंटली हो क्या रहा है, आप थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स समझना। यहां पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का आपको पता होगा, तो ये क्रूड ऑयल जो है या कहूं शेल ऑयल जो है, उसका प्रोडक्शन बढ़ा चुका है, जिसके कारण से पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इन्होंने जो शेल ऑयल है उसको ये बनाते तो हैं, साथ में ये लोग रिफाइन भी करते हैं, भारी मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है, तो इस प्रोडक्शन को कहीं तो बेचना पड़ेगा ना। तो यूनाइटेड स्टेट इस प्रोडक्शन को बेचने के लिए एंटर करता है साउथ अमेरिका के मार्केट में, और खास रूप से ब्राजील को ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचता है, खास रूप से डीजल। अभी जो मैं कहानी सुनाऊंगा ना वो पूरी डीजल सेंट्रिक है, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ब्राजील को डीजल बेचता था। अब ब्राजील आपको याद होगा तो ब्रिक्स का मेंबर है, जिसके कारण से ब्राजील रशिया के भी क्लोज है। अभी जब से यूरोप ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए और रशिया का ऑयल लेना बंद किया, उसके बाद रशिया दूसरे मार्केट ढूंढने लगा, जैसे इंडिया, चाइना। उसके बाद में रशिया ने सस्ते रेट में ब्राजील को भी तेल दिया। जब ब्राजील को डीजल सस्ते रेट में मिलने लगा तो उसने यूएस का इंपोर्ट बंद कर दिया। यूएस का इंपोर्ट बंद किया तो अब यूएस को दूसरा मार्केट ढूंढना था। तो यूएस कौन सा मार्केट ढूंढा? अर्जेंटीना, उरुग्वे, ये मार्केट इनमें एंटर करा। ऐसी कंडीशन में जो भारतीय कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्री वगैरह, इनकी सेल यहां पे कम हो गई। मतलब जो भारत रिफाइंड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है, डीजल वगैरह को एक्सपोर्ट करता है, ये डीजल यहां पर एक्सपोर्ट होना कम हो गया। वहीं भारत डिस्काउंटेड रेट में रशिया से ऑयल ले रहा था, क्रूड ऑयल, उसे रिफाइन कर रहा था। तो अब ये प्रोडक्ट कहां बेचे? क्योंकि बन तो रहे हैं, कुछ यूज हो रहे हैं भारत के अंदर, कुछ हमको एक्सपोर्ट करना है। अब यहां पर एक देश दिखाई दे रहा है, एक कॉन्टिनेंट है पूरा, यूरोप। यूरोप के अंदर यूरोपियन यूनियन आपने सुना होगा, यूरोपियन यूनियन ने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया, जिसके कारण से ऑयल की शॉर्टेज यूरोपियन यूनियन के अंदर देखने को मिली। और यूरोपियन यूनियन ने अपनी डिपेंडेंसी जब रशिया से खत्म करी तो फिर इनको दूसरे रिजॉर्ट ढूंढने पड़े, दूसरे सप्लायर ढूंढने पड़े, जैसे सऊदी अरेबिया और बाकी देश, इराक वगैरह, इनसे इन्होंने इंपोर्ट करना शुरू किया। पर उसके बावजूद भी रशिया जितना तेल दे रहा था, जितना डीजल दे रहा था, उतना डीजल यूरोप को नहीं मिल रहा था कहीं से भी। मतलब आज के समय पर यूरोप जो है वो भारी शॉर्टेज में है, ऑयल, नेचुरल गैस, डीजल, इन चीजों को लेके। अब भारत जब यहां के मार्केट से हटाना, तो भारत ने अपने मार्केट में ध्यान यूरोप में लगा दिया, और जो अपना ध्यान यहां लगाया है, तो यूरोप के अंदर भारत ने भारी मात्रा में डीजल को एक्सपोर्ट किया है। इस बार जो डीजल का एक्सपोर्ट है, जनरली मैंने कितना बताया था पिछले साल, 83,000 बैरल प्रतिदिन। अब हम जो डीजल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोप के अंदर, वो 2,74,321 बैरल डीजल प्रतिदिन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये भारत का एक्सपोर्ट जो है वो यूरोप के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब भारत की ये रणनीति किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल के प्राइसेस को बरकरार रखी हुई है, समझना। यूरोप ने जब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया और रशिया के ऑयल, नेचुरल गैस, डीजल, इनको लेना बंद किया, तो लग रहा था कि यूरोप जो है वो दूसरे देशों के पास जाएगा, सऊदी अरेबिया, ईरान और बाकी सारे देश। ऐसी कंडीशन में रशिया के ऑयल के प्राइसेस गिरेंगे और दूसरी तरफ इन देशों के ऑयल की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि यूरोप आ रहा है, यूरोप की डिमांड ऑयल की बहुत ज्यादा है ऐसी कंडीशन में, और नेचुरल गैस की भी ज्यादा है। तो इन सारी कंट्रियों के ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और यूरोप के अंदर एनर्जी इनसिक्योरिटी क्रिएट होगी, क्योंकि ये सारे देश यूरोप की जरूरतों को खत्म नहीं कर सकते थे। भारत ने एक मध्यस्थ के रूप में काम किया। भारत ने क्या किया? रशिया से ऑयल लिया और फिर उसको रिफाइन करके यूरोप को चिपका दिया। ऐसी कंडीशन में यूरोप को ऑयल मिल गया, नेचुरल गैस मिल गया, डीजल वगैरह जो भी प्रोडक्ट हैं वो मिल गए, भारत ने दे दिए। ऑयल जो शब्द यूज कर रहा हूं वो डीजल वगैरह इन सारे रिफाइंड प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। तो जो रिफाइंड प्रोडक्ट है वो यूरोप को मिल गया। जब यूरोप को मिल गया तो सारी चीजें जो है वो बैलेंस हो गई, ठीक है।
तो ये चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप आप ये सारी बातें समझ पाए होंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, दिल्ली करोलबाग के अंदर, तो ये हमारे ऑफलाइन सेंटर को आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक वर्कशॉप होने वाली है कल 14 जनवरी के दिन, जहां पर हमारे एजुकेटर आप लोगों से मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ये होगी, जहां पर आपको 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी। तो उस वर्कशॉप को बिल्कुल से अटेंड करना। इसके अलावा इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको हमारा सेंटर विजिट करना है तो।